जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कर्नल पुष्पिंदर सिंह वाले मामले में इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड की तरफ से आई ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट। चाइनीज मिलिट्री द्वारा इंडियन मिलिट्री के ड्रोन को हैक किए जाने का दावा। भारत 100 से अधिक कंट्रीज को कर रहा है डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट। मिलियंस ऑफ डॉलर की वॉर मशीन्स को बेअसर करने के लिए इंडियन आर्मी इंडक्ट कर रही है महत्वपूर्ण ड्रोन्स। और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्रूव हुई 800 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल। इंडियन आर्मी के कर्नल पुष्पिंदर सिंह बात वाले मामले में आज 25 मार्च 2025 को चंडीगढ़ में पंजाब भवन में पंजाब पुलिस के सीनियर ऑफिशियल के साथ इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मोहित वाधवा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। और इस पूरे मामले पर जारी की गई जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में कहा गया है कि मैं आप सभी को 13 मार्च की रात को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बता रहा हूं, जिसमें भारतीय सेना के कर्नल पुष्पिंदर सिंह बात पर पटियाला में एक ढाबे के बाहर पंजाब के ही पुलिसकर्मियों द्वारा हमला किया गया था। और इस इंसिडेंट के बारे में आर्मी को 15 मार्च को दिन में इन्फॉर्म किया गया था। और तब से ही इस इशू को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों ही लेवल्स पर एड्रेस किया जा रहा है। और कर्नल पुष्पिंदर को कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में स्थित सिविल हॉस्पिटल से मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और फिलहाल अभी वो अपनी चोटों से उबर रहे हैं। और इस मैटर को बहुत ही स्ट्रांगली हायर अथॉरिटीज के सामने उठाया गया है। इसके साथ ये भी कहा गया कि पंजाब पुलिस ने अपने कर्मियों के इस अनडिजायरेबल एक्शंस पर खेद व्यक्त किया है। और इस घटना में शामिल पुलिसमैन को आइडेंटिफाई करके उनको इमीडिएटली सस्पेंड किया गया है। और साथ ही साथ पटियाला से बाहर उनका ट्रांसफर भी किया गया है। फिर इसके बाद कर्नल पुष्पिंदर सिंह बात की शिकायत के आधार पर 22 मार्च को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। और अब इस मामले की जो जांच है वो ADGP यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अंडर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा की जा रही है। और जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। और आर्मी की तरफ से भी कहा गया कि हम दोषियों को दंडित करने और व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और टाइम बाउंड मैनर में फेयर और ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। और कर्नल पुष्पिंदर सिंह बात को जस्टिस दिलाने के लिए आर्मी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी। हालांकि ये जो कार्रवाई है ये अभी नहीं बल्कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जैसे कि बताया गया है कि ये घटना 13 मार्च की है और ये जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट आई है आज 25 मार्च को। और जबकि मामले पर FIR दर्ज हुई है 22 मार्च को। और ये प्रश्न उठाता है कि इतने दिन का समय क्यों लगा एक FIR दर्ज होने में। बाकी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे जो वेटरन्स हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तो उनके ज़बरदस्त सपोर्ट की वजह से ही इस मामले पर अब जाके ठोस कार्रवाई हो रही है। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने प्रचंड प्रहार नाम की इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, जिसमें नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ रियलिस्टिक ऑपरेशन सिनेरियोज में अत्याधुनिक इक्विपमेंट डिप्लॉय किए गए थे। और इस एक्सरसाइज के दौरान इन सभी अलग अलग इक्विपमेंट के बीच तालमेल को भी शोकेस किया गया है। इसके अलावा ईस्टर्न कमांड के ऑफिशियल एक्स हैंडल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के ब्रह्मास्त्र कोर ने एक इन हाउस डेवलप किए गए AI इनेबल ड्रोन को डिप्लॉय किया है, जो कि अनएक्सप्लोडेड आर्टिलरी शेल्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्वदेशी सॉल्यूशन प्रदान करता है। और इन AI इनेबल ड्रोन्स को देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंजेस में टेस्ट भी किया गया था। बाकी इसके अलावा UAV से जुड़ी हुई एक बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट देखने को मिली है, जिसमें alphadefense.in की तरफ से जारी किए गए आर्टिकल के मुताबिक कि चीन के साथ लगी सीमा के ईस्टर्न सेक्टर के पास ऑपरेट करते समय भारत का एक ड्रोन अचानक से चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी में चला गया था। और इस रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया गया है कि चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तुरंत ही उस ड्रोन को अपने कंट्रोल में ले लिया था और कुछ समय तक उसे अपने वहां ऑपरेट किया और फिर से वापस भारतीय पक्ष को लौटा दिया। और ये घटना ड्रोन के डेटा लिंक में चाइनीज आर्मी द्वारा इंटरसेप्ट करके उसे मैनिपुलेट करने वाली एबिलिटी को दर्शाती है। हालांकि इस आर्टिकल में इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि ये घटना कब की है और जो ड्रोन चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी में गया था वो किस सर्विस का है, यानी कि वो आर्मी का है, नेवी का है या एयरफोर्स का है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि जो ड्रोन इसमें शामिल है वो इजरायली ओरिजिन का था। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में इजरायली ओरिजिन के 2 खास ड्रोन्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सर्विस में इस्तेमाल होते हैं। एक है IAI हेरन और दूसरा है IAI सर्चर। इसमें से जो सर्चर है उसे आर्मी और एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, जबकि हेरन UAV को तीनों ही सर्विस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के द्वारा लिमिटेड नंबर्स में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इसी रिपोर्ट पर कुछ टॉप मीडिया हाउस जैसे कि PTI न्यूज़ एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट आई है और जिसमें आर्मी सोर्सेस के हवाले से इस आर्टिकल में क्लेम किए गए सभी दावों को खारिज किया गया है। और कहा गया कि इस पोस्ट में चाइनीज साइट द्वारा जो इंडियन आर्मी के ड्रोन को हैक किए जाने का दावा है उसे आर्मी रिजेक्ट करती है और सभी मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया यूजर्स से अनवेरीफाइड और मिसलीडिंग कंटेंट से दूर रहने का आग्रह किया गया है। और रिपोर्ट में आर्मी सोर्सेस के हवाले से भी क्लियर किया गया है कि यह आर्टिकल कम्प्लीटली बेसलेस है और फैक्चुअली इनकरेक्ट है और इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है। और जबकि अन्य मीडिया हाउसेस जैसे कि इंडिया टीवी, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, तो उनमें भी आर्मी सोर्सेस के हवाले से यही सेम क्लेम किया गया है।
लेकिन हम आपको ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस पर ADGPI इंडियन आर्मी या फिर भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल लेवल पर कोई भी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि इस आर्टिकल में किसी भी पर्टिकुलर सर्विस का नाम नहीं लिया गया है। बाकी इस पूरे मामले पर ऑफिशियल कमेंट्स का हमें इंतजार है। अगर वो आता है तो हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे कि इस साल फरवरी के महीने में भी भारत के कुछ ड्रोन्स के हैक होने वाले इंसिडेंट की रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन वो रिपोर्ट्स खास करके उन ड्रोन्स को लेकर थी जिनमें कुछ चाइनीज कंपोनेंट्स पाए गए थे। और फिर चाइनीज पार्ट्स के होने के चलते ही आर्मी ने ड्रोन्स की एक बड़ी डील को स्क्रैप भी किया था, और जिसके बाद एक मजबूत मैकेनिज्म बनाया गया था ताकि इंडियन मिलिट्री में जो भी ड्रोन्स इस्तेमाल हों उनमें किसी भी तरह के चाइनीज पार्ट का इस्तेमाल ना किया जाए। पर इस वाले इंसिडेंट में जिस तरह के ड्रोन को चाइना द्वारा हैक किए जाने का दावा किया जा रहा है तो उसको लेकर कहा गया कि संभावित रूप से इजरायली ओरिजिन का ड्रोन है, और अगर ये दावा सच है तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता का विषय है। और जबकि 2017 की बात है जब defensemirror.com की तरफ से एक आर्टिकल जारी किया गया था जिसमें इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया था कि भारत चीन सीमा के पास तिब्बत में 7 दिसंबर 2017 को इजरायली ओरिजिन का हेरन UAV क्रैश हुआ था। और फिर जिसके बाद इजरायल की तरफ से इस बात की चिंता व्यक्त की गई थी कि जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो इजरायली ओरिजिन के इस हेरन UAV के जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स इसमें इंस्टॉल किए गए उनके एक्सेस प्राप्त कर सकती है। और ये भी कहा गया था कि इजरायल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी कि जो UAV क्रैश हुआ है तो उसके सीक्रेट कंपोनेंट्स चाइनीज़ आर्मी के हाथ लगे हैं या नहीं। और फिर उसके बाद ऐसा भी क्लियर नहीं हो पाया था कि चाइना ने उस UAV का मलबा वापस लौटाया था या नहीं लौटाया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचा है, जो कि 2014-15 की तुलना में 174% बढ़ोतरी है। और जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसने 21,083 करोड़ रुपीस तक के टारगेट को हिट किया है, और भारत 100 से अधिक देशों को डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहा है। और भारत का टारगेट है 2029 तक डिफेंस प्रोडक्शन को 3 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचाना, और जबकि डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपीस तक। बाकी इसी स्टेटमेंट में ATAGS की CCS द्वारा फाइनल अप्रूवल वाली बात को भी मेंशन किया गया है कि CCS ने 307 ATAGS के साथ 327 हाई मोबिलिटी 6x6 गन टोइंग व्हीकल्स को भी अप्रूव किया है, जो कि बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत ही ली जानी है। इसके अलावा इस बात को भी मेंशन किया गया कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ अब वर्तमान समय में भारत में 65% तक के डिफेंस इक्विपमेंट स्थानीय तौर पर ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और भारत के टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में 21% तक का योगदान भारत के प्राइवेट सेक्टर ने निभाया है। और 2023-24 में भारत ने जिन कंट्रीज़ को डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट किए हैं तो उनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया टॉप बायर्स के तौर पर उभर के सामने आए हैं। और जबकि स्टार्टअप्स और MSMEs को सपोर्ट करने वाली प्रतिबद्धता के बीच भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2025 तक आर्म्ड फोर्सेस के लिए IDEX स्टार्टअप्स और MSMEs से 2400 करोड़ रुपीस तक के 43 आइटम्स की खरीद को क्लियर किया है, और जबकि डेवलपमेंट के लिए 1500 करोड़ रुपीस तक के एडिशनल प्रोजेक्ट्स को भी अप्रूव किया गया है। और फरवरी 2025 तक पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में शामिल 5500 से अधिक आइटम्स में से 3000 से अधिक आइटम्स का स्वदेशीकरण कर लिया गया है। और भारत की कुछ प्रमुख स्वदेशी टेक्नोलॉजीज में आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, कॉर्वेट्स, सोनार सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, रेडार्स, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स, रॉकेट्स, बॉम्ब्स, आर्मर्ड कमांड पोस्ट व्हीकल्स और आर्मर्ड डोजर्स शामिल हैं। अभी हाल ही में एक इवेंट को संबोधित करते हुए इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि जो लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं और जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं तो आज के मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में एक क्रिटिकल फोर्स मल्टीप्लायर्स के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। और जबकि इस मामले पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का उदाहरण देते हुए उनका कहना था कि हम सभी ने देखा है कि कैसे रशिया ने ईरान में बने शहीद ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करने के लिए किया है। वहीं उसी तरह से यूक्रेन ने भी सफलतापूर्वक टर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन्स को डिप्लॉय किया था। और इस वॉर ने हम सभी को दिखाया है कि कैसे सस्ते ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस एक क्रूशियल एसेट बन सकते हैं, और एक सिंगल $500 का जो ड्रोन है वो $10 मिलियन तक के टैंक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि 20,000:1 का कॉस्ट रेशियो है। और उनका ये भी कहना था कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टूल्स, काइनेटिक इंटरसेप्टर्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के साथ एक मजबूत काउंटर ड्रोन सिस्टम की तत्काल जरूरत को भी हाईलाइट करता है। और इसी वजह से इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब इंडियन आर्मी भी सक्रिय रूप से अपनी लॉइटरिंग म्यूनिशंस और ऑटोनॉमस ड्रोन्स की फ्लीट को मजबूत कर रही है, और वो भी स्वदेशी डेवलपमेंट के साथ। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक DAC की तरफ से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए 250 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की खरीद को मंजूर किया गया है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल अप्रूव की गई है तो वो 800 किलोमीटर की रेंज वाली बताई गई है,
जिसको अब CCS से फाइनल अप्रूवल मिलने का इंतजार है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एयरबेस की सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने IG डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो एयरफोर्स है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडियन एयरफोर्स एडवांस ब्लूटूथ लो एनर्जी टूल ट्रैकिंग सिस्टम को अडॉप्ट करेगी। और IG डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये IDEX चैलेंज के तहत जीता है और क्लेम किया गया कि ये नई एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सेफ्टी को बढ़ाने के साथ साथ जो मेंटेनेंस एफिशिएंसी है उसको भी स्ट्रीमलाइन करेगी। और ग्वालियर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसके सफलतापूर्वक कंप्लीट होने के बाद फिर जो इंडियन एयरफोर्स है वो इस BLE टूल ट्रैकिंग सिस्टम को अपने अन्य एयरबेसिस पर भी एक्सपेंड करेगी। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है जिसमें रॉयटर्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि US एयरफोर्स के F-47 के अनाउंसमेंट के बाद अब US नेवी भी इस सप्ताह अपने नेक्स्ट जनरेशन के कैरियर बेस स्टेल्थ फाइटर जेट्स को विकसित करने वाले प्रोग्राम की घोषणा कर सकती है और ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोग्राम होने वाला है और इसे खास तौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को काउंटर करने के उद्देश्य के साथ विकसित किया जा रहा है। और शॉर्ट टर्म में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सिंगल डिजिट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा और जबकि लॉन्ग टर्म के लिए ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का हो सकता है। और इस प्रोग्राम को फिलहाल FA-XX का नाम दिया गया है और ये एयरक्राफ्ट US नेवी के F-18EF सुपर हॉर्नेट फ्लीट को रिप्लेस करेंगे। बाकी US नेवी इसके इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट फेज के लिए एक विनर को चुनेगी और इस कंपटीशन में बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रूमैन तो ये मुख्य रूप से शामिल हैं। इन्होंने डिटेल प्रपोजल्स और इवैल्यूएशन के लिए प्रोटोटाइप्स ऑलरेडी सबमिट किए हैं और US नेवी के इस नए एयरक्राफ्ट में एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटीज से लेकर इसकी इंप्रूव्ड रेंज, एंड्योरेंस और अनक्रूड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेशन तो ये सभी कुछ देखने को मिलेगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में लद्दाख में एक एवेलॉन्च के चपेट में आने की वजह से लांस हवलदार भवन तमांग और राइफलमैन सुनील राय ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में ईस्टर्न कमांड के कमांडर कौन है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।